हाँ तो गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो हमने कल आपको वेपर प्रेशर बताया था, द प्रेशर एक्सर्ट बाई वेपर ऑफ द सब्सटेंस टू फर्दर प्रिवेंट वेपराइजेशन एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कोई भी वेपर एक दूसरे वेपर मॉलिक्यूल को फर्दर वेपराइजेशन होने को प्रिवेंट करता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस बातों पे डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब अटेंड करेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेंड करने का मतलब आपने लास्ट ईयर में पढ़ा है, मेरा इक्विलिब्रियम की वीडियो देखिएगा आप। तो इक्विलिब्रियम पे हमने बताया है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का अगर हम लोग इक्वेशन कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट फाइंड करेंगे, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड गैस का कंसंट्रेशन, जो वेपर है उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, और एक्टिव मास ऑफ द लिक्विड इक्विलिब्रियम पे अटेंड होगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग फाइंड करेंगे। अब जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा तो उस इक्विलिब्रियम पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे उसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर तो केवल वेपर का होगा ना भाई। तो अगर कोई वेपर प्रेशर नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको यूनिटी कर लेंगे, यूनिटी मतलब 1। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका एक्टिव मास है इस लिक्विड का, उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 आपकी एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम किसी भी वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। 1 से कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो वैल्यू में चेंज आएगा, इसीलिए हम इसको यूनिटी मानते हैं, 1 मानते हैं कि मतलब कोई भी वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो कोई वेपर नहीं एग्जर्ट कर रहा होगा, तो वेपर वही एग्जर्ट करेगा जो वेपर फॉर्म में होगा। तो वेपर फॉर्म में है तो इस लिक्विड का अगर हम वेपर प्रेशर कहते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड E। ये इस तरह से काफ़ी हेल्प करेगा हमको आगे बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर हम लोग समझते हैं कि वो वेपर प्रेशर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका क्या है, आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इसको हम लोग समझने के लिए अर्हीनियस इक्वेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्हीनियस इक्वेशन है क्या, अर्हीनियस इक्वेशन, चलिए एक बात और समझते हैं। अर्हीनियस इक्वेशन जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि वेपराइजेशन आपका जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। उसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में हमने यहाँ E लिखा, E फॉर एनर्जी, और यहाँ लिखा आपका पाथ ऑफ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसके पाथ को हम लोग इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने लिक्विड लिया था, इनिशियल में, तो जब इनिशियल में मैंने लिक्विड लिया था तो उसकी कुछ एनर्जी रही होगी। यहाँ से स्टार्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि लिक्विड की एनर्जी, कुछ भी मैटर लेते हैं तो उसकी एनर्जी जीरो नहीं थी, कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ इंथैल्पी थी। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ जब मैंने लिया तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन धीरे धीरे आपका ये किस में कन्वर्ट होने लगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगा। वेपर में कन्वर्ट होते होते एक आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया इस तरह से। तो यहाँ आपका ये लिक्विड है और यहाँ आपका क्या है, वेपर है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ जो इंथैल्पी है उसको हम लोग H1 कहते हैं और यहाँ इंथैल्पी H2 है, तो अगर हम डेल्टा H फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो H2 माइनस क्या हो जाएगा, आपका H1 हो जाएगा। तो आप इस ग्राफ से पूरी तरह से समझ रहे होंगे कि H2 इज़ ग्रेटर दैन H1। तो अगर हम कहते हैं कि H2 इज़ ग्रेटर दैन H1 तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो डेल्टा H आपका क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा H इंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस कैसा होता है, आपका इंडोथर्मिक होता है। तो जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है, अगर हम कहते हैं कि डेल्टा H वेपराइजेशन, तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का यहाँ मतलब ये हुआ कि अगर हम हीट को बढ़ाएंगे, अगर हीट को बढ़ाएंगे तो वेपराइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा, और हीट कम होगा तो वेपराइजेशन कम होगा। इसको हम बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर किसी को ठंडियों में भी पसीना हो रहा है और गर्मियों में भी पसीना हो रहा है, तो अगर हम उस पसीने के ऑर्डर का स्मेल देखते हैं या महसूस करते हैं तो गर्मियों में वो ऑर्डर का स्मेल बहुत तेज़ी से आपका दूरी तक जाएगा ठंडियों के कंपेयर में। रीज़न क्या है
क्योंकि गर्मियों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होता है ठंडियों के कंपेयर में, तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या करेगा आपके, वो वेपर की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा और जो बहुत तेज़ी से आपका एयर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आप जाएंगे पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो आपको समझ में आएगा कि आपका कैसे टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस मॉलिक्यूल को क्या करता है, बढ़ाता है। आप सबको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर कम है तो वेपर कम होगा, तो वेपर का प्रेशर भी कम होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपर भी ज़्यादा होगा और वेपर का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इस टेम्परेचर को समझने के लिए हम अर्हीनियस का इक्वेशन का हेल्प लेते हैं, और इस अर्हीनियस की इक्वेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो अर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है आपका, ये कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू A e टू पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT, जहाँ K आपका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम K की बात करेंगे तो K है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, E आपका एक एक्सपोनेंट है, A आपका है अर्हीनियस कांस्टेंट, डेल्टा H आपका क्या है, डेल्टा H वेपोराइजेशन, अगर हम बात करेंगे डेल्टा H वेपोराइजेशन, ये है आपका इंथैल्पी चेंज है, और R क्या है आपको पता है, यहाँ गैस फॉर्म में बात हो रही तो गैस कांस्टेंट है, और T आपका एक टेम्परेचर है, और इसी टेम्परेचर के इफेक्ट को हमको क्या करना है, देखना है ना। समझ में आया होगा आपको। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू वेपर प्रेशर आपका पहले प्रूव हो चुका है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमको मिलेगा वेपर प्रेशर इक्वल टू A e टू पावर डेल्टा H ऑब्लिक RT। ये एक छोटा सा इक्वेशन बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, दो कंडीशन लेते हैं, एक जगह टेम्परेचर हम लोग T1 रखते हैं, दूसरी जगह टेम्परेचर T2 रखते हैं। मतलब कहने का है, हो सकता है T1 इज़ ग्रेटर देन T2 और हो सकता है T2 इज़ ग्रेटर देन T1। और इस कंडीशन में क्या इक्वेशन आता है और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन निकल के आता है, उसको हम लोग समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तब तक आप इसको एक सेकेंड के लिए देखिए, नोट करिए, हम लोग दोनों कंडीशन को देखते हैं और समझते हैं। तो हमने क्या कहा, ये इक्वेशन जो बन के आया वेपर प्रेशर अर्हीनियस इक्वेशन में इक्वल टू, यहाँ है आपका अर्हीनियस कांस्टेंट A e टू पावर डेल्टा H RT। तो हमने एक टेम्परेचर लिया T1, एक टेम्परेचर लिया T2। इस टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ही हमको क्या देखना है, पूरा इफेक्ट देखना है। तो हमने लिया टेम्परेचर, अगर हमने लिया टेम्परेचर, एक टेम्परेचर लिया हमने पहला फर्स्ट टेम्परेचर T1, उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा आपका P1 और टेम्परेचर होगा T1। तो उस समय हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा P1 इक्वल टू A e टू पावर डेल्टा H R T1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, टेम्परेचर T2, हमने दूसरा लिया टेम्परेचर T2। बेटा जो मैं बार बार बता रहा हूँ, आइदर T1 ग्रेटर देन T2 और T2 ग्रेटर देन T1, दोनों बातें हो सकती है। तो T1 T2 से ज़्यादा है या T2 T1 से ज़्यादा है, दोनों बातें हो सकती हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इफेक्ट देखने जा रहे हैं। तो यहाँ जो दूसरा इक्वेशन आएगा उसको हम लोग देखते हैं। दूसरी बात क्या आएगी, दूसरी बात आएगी PA02 इक्वल टू A e टू पावर डेल्टा H RT2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं और एक नया इक्वेशन बना के तैयार करेंगे, उसको हम लोग जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम लोग दूसरा देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है आपका PA0 इक्वल टू A
ई टू पावर डेल्टा एच आर टी T1 अपॉन पी ए नॉट 2 अपॉन ए टू पावर ई डेल्टा एच आर T2। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कांस्टेंट से कट जाएगा, और जब दोनों कट जाएंगे तो देखिए क्या आएगा पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट 2 इक्वल टू क्या होगा आपका होगा ई डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। होपफुली ये आपको क्या होगा समझ में आया होगा, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ जो डेल्टा एच है आपका वो क्या है, डेल्टा एच है आपका वेपोराइजेशन। जब आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बात आएगी। दोनों साइड में हम लोग नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग को ln कहते हैं। तो हमने क्या कहा, टेक ln बोथ साइड, लॉग नहीं लिया हमने, ln लिया है। ln इज अ नेचुरल लॉग। ln लेने से जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग ln को यूज़ किए हैं। अगर हम एक छोटा सा मैथमेटिकल इंटाइटी जानते हैं, ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x। ये मैथमेटिकल एक आपका एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग जगह जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ जिसका यूटिलाइजेशन होगा। आप मेरे मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सारी बातें बता रखी है। तो हमने ln लिया, इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड में ln लिया। तो जब ln लिया तो क्या हो जाएगा, ln p 1 अपॉन पी ए नॉट 2 इक्वल टू ई खत्म हो जाएगा बेटा, इसीलिए सारी कहानी हुई है। डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब हमको पता है कि ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x। तो हम लोग यहाँ ln इसको x मानते हैं तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2.303 log पी ए नॉट 1 पी ए नॉट 2 इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को उधर ले जा सकते हैं, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा log पी ए नॉट 1 अपॉन पी ए नॉट 2 इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, जो पॉजिटिव होगा हमेशा 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम आपको पता है कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपका जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा, ये बातें आपकी दी रहेगी क्वेश्चन के अंदर। तो आपका है लॉग पी ए नॉट 1 अपॉन पी ए नॉट 2 इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। फिर से मैं इसको एक बार दिखाता हूँ बेटा, आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या बताया, मैंने बताया वो कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करेंगे। तो हमने एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की, और आपको भी समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर ही एक फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हमको अर्हीनियस का इक्वेशन समझना पड़ेगा। अर्हीनियस के इक्वेशन में हमने K इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस डेल्टा एच आर टी बताया है। तो K इक्वल टू वेपर प्रेशर आपका पहले ही प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रूव करके बताया, आप देखिए वहाँ पे जाके। उसके बाद हमने एक कंडीशन लिया, हमने कहा भाई जब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ही देखना है, और ये बात मैंने बताई कि डेल्टा एच वेपराइजेशन आपका पॉजिटिव होता है। ग्राफ से आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ग्राफ से मैंने समझा रखा है, वो बात आपको समझ में आ गई है। तो आपको पता है ये भी कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट है, डेल्टा एच वेपराइजेशन पॉजिटिव होगा, आर आपका गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ही हमको क्या देखना था, रिलेशन देखना था। तो दो टेम्परेचर मैंने लिया, T1 T2। हो सकता है T1 इज़ ग्रेटर देन T2 या T2 इज़ ग्रेटर देन T1, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई कम हो सकता है, कोई ज़्यादा, ये दोनों बातें हो सकती हैं, है ना।
तो हमने कहा कि एक टेम्परेचर लिया जिसको T1 कहते हैं। T1 पे वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, क्या रिलेशन निकल के आया उसको देखते हैं। हमने बताया PA0 इक्वल टू ए ई टू पावर डेल्टा एच आर T1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और टेम्परेचर जब T2 लिया तो आया PA02 इक्वल टू ए ई टू पावर डेल्टा एच आर T2। दोनों में रिलेशन के लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया तो मैथमेटिकल इक्वेशन हमको ऑब्टेन हुआ। लेकिन हमारा राइट हैंड साइड पे ई था, इसीलिए हम एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ ln लिया। ln आपका एक नेचुरल लॉग है जहाँ ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x। तो 2.303 log x का हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे और प्रीवियस कई भी हम चैप्टर में हम इसका यूज़ किए जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में। उसके बाद हमने क्या किया, ln PA0 1/PA02 इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन आर 1/T1 माइनस 1/T2 आपको मिलकर तैयार हुआ। हम आपको पता है कि ln x इक्वल टू 2.303 log x होता है, तो वहाँ ln की जगह हमने लिखा 2.303 log PA0/PA02 इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन आर, ब्रैकेट में आपने लिखा 1/T1 माइनस 1/T2। और इस तरह से आपको अगर 2.303 को उधर ले जाएंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलकर तैयार हो जाएगा जहां आपने देखा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्या पड़ रहा है, आपका इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ सकता है और टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, आपका घट सकता है। तो दिस इज़ द फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो एक हम लोग इसको ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए इसको आप नोट करिए, है ना। तो हम लोग वेपर प्रेशर का यूज़ करके बॉइलिंग पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये है। और हम लोग कहते हैं हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर वो फिक्स है, कांस्टेंट है। कैसे हम लोग समझते हैं, हमको पता है कि जो प्योर वाटर है, प्योर जो वाटर है, इस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका सबको पता है 100 डिग्री सी है। 100 डिग्री सी पे ही वाटर आपका बॉयल करेगा। अगर हम 99 डिग्री लेते हैं टेम्परेचर तब भी वाटर बॉयल नहीं करेगा। 1 डिग्री टेम्परेचर इज मैटर, दैट इज़ द कांस्टेंट एंड फिक्स टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे आपका ये लिक्विड बॉयल करेगा। तो क्यों इसी टेम्परेचर पे बॉयल करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक ग्राफ से समझने की, आप देखिएगा, है ना। ग्राफ से कैसे समझेंगे, हमने बताया कि अगर हम लोग वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर को घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। लेकिन एक एक्सटेंट पे वेपर प्रेशर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म होने लगेगा। कैसे देखिए आप, हमने लिया है वेपर प्रेशर PA0 और यहाँ टेम्परेचर लिया T, केल्विन में होगा, कैपिटल T मतलब केल्विन, है ना। या हम अगर चाहें तो डिग्री सी में लिखना चाहें तो उसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं, 273 यहाँ लिख सकते हैं, 373 केल्विन टेम्परेचर आएगा केल्विन में। डिग्री सी में 100 डिग्री सी एंड केल्विन में 373 केल्विन यहाँ टेम्परेचर देखा, है ना। जब आपका लिक्विड वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में था तो हम कह नहीं सकते कि वेपर प्रेशर जीरो है, क्योंकि कुछ न कुछ अमाउंट में तो वेपर हर एक मैटर बनाता है। इसको मैंने बताया, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दोनों आपके मैटर कुछ न कुछ अमाउंट में वेपर बनाते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वेपर का अमाउंट जीरो है, लेकिन जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, उसको हम निग्लेजिबल कहते हैं। निग्लेजिबल बहुत कम, तो बहुत कम है तो हमने यहाँ किया। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है आपका, हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे ये जो वेपर प्रेशर है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मतलब यहाँ वेपर प्रेशर कुछ था, 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 और यहाँ जो वेपर प्रेशर है 1 atm का है। दिस 1 atm वेपर प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस 1 atm प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देखिए कोई एक ऐसा टेम्परेचर यहाँ पे हमको मिलके तैयार हुआ है जिस टेम्परेचर पे, इसी टेम्परेचर पे हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, एट दैट टेम्परेचर एनी लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर इक्वल टू द
एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को? हम लोग कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, बढ़िया समझिए भाई, आगे बहुत यूज़ करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called boiling point। इसीलिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है वो फिक्स टेम्परेचर होता है। इसका रीज़न क्या निकल के आया? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड का वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। होपफुली मेरे प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में अगर आप रिलेट करेंगे तो आप वेपर प्रेशर और वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर पूरी तरह से समझ पाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और रिवाइज करते रहिए।